मेरे सामने भारतीय इंटेलिजेंस रॉ का मकामी ऑपरेशन कमांडर खड़ा था, मेजर भास्कर, जिसे उर्फ आम में चाणक्य जी कहा जाता था। ये शख्स चाणक्य की तरह मक्कार और खूंखार था। आज तक उसके एरिया में गिरफ्तार होने वाला गैर मुल्की जिस पर उसे जासूसी का शक हो जाता, उसके हाथों से सही सलामत बचकर नहीं जा सका था। वो अपने गिरफ्तार शुदगान को अजियतें दे देकर पागल होने पर मजबूर कर देता। अक्सर वो सरहदी इलाकों से काबू आने वाले बेगुनाह देहातियों को, जो बेचारे अक्सर रास्ता भटक कर भारतीय इलाके में दाखिल हो जाते थे, अपाहज कर दिया करता था, क्योंकि उसके नजदीक वो तमाम लोग पाकिस्तानी होते थे। हाल ही में उसने हमारे एक दोस्त को, जिसने जेल से भागने की कोशिश की थी, तफ्तीश के बहाने इंटेरोगेशन सेंटर में तलब किया और सांप से डसवा कर शहीद करवा दिया। कागजी कार्रवाई में लिख दिया कि वो तबई मौत मरा है। मेरा जी चाहता था उसी वक्त उसे जान से मार डालूं। उसकी मौत जहां मेरे लिए एजाज था, वहां उन दर्जनों बेगुनाह सरहदी देहातियों की रूहानी तस्कीन का बायस भी बन सकता था, जो उसकी जालिमाना तफ्तीश की भेंट चढ़ गए थे। एक मर्तबा फिर मैं आश्रम की तरफ जा रहा था। मेजर भास्कर को एक मर्तबा देख लेने के बाद अब मेरी घर वापसी का कोई जवाज बाकी नहीं रहा था। आश्रम के दरवाजे पर वो आने जाने वालों की भीड़ में शामिल हो गया। मैं भी उसकी नजरों में आए बगैर उसका पीछा कर रहा था। जब वो आश्रम में दाखिल हुआ तो मैंने स्वामी दयानंद के खास सेवादारों को उसका खुसूसी एहतराम करते देखा। वो सीधा महाराज के कमरा खास की तरफ गया था। उसकी शक्ल देखते ही एक मुहाफिज अंदर चला गया। चंद सेकंड के बाद ही वो बाहर निकल आया और उसने मेजर भास्कर को अंदर जाने का इशारा किया। अब स्वामी आनंद के मुतालिक मुझे यकीन हो चला था कि वो सिर्फ भारतीय रासपुटीन ही नहीं बल्कि कुछ और भी है। मैं उन लोगों की भीड़ में शामिल हो गया जो उसके कमरा खास के बाहर भजन खत्ता कर रहे थे। हंगामी सूरत हाल से निमटने वाला मखसूस छोटा सा जहर आलूद खंजर नुमा चाकू मेरा वाहिद हथियार था, जो अक्सर खतरनाक मकामात पर मैं अपने साथ रखता था। मुझे इल्म था कि एक कारी वार उस भेड़िए के लिए काफी है, लेकिन इतने भरे मजमे में ये कैसे होगा। मेजर भास्कर को देख लेने के बाद उसके खिलाफ मेरे दिल में पहले से मौजूद नफरत दो चंद हो गई थी। करीबन 20 मिनट के बाद वो बाहर निकला। उसके इंतजार की शिद्दत से मेरे आसाब तड़कने लगे थे और ये 20 मिनट मेरे लिए 20 सदियां बन गए थे। मैं जल्द से जल्द कुछ करने के लिए बेताब था। हस्बे रिवायत बाहर निकलते और अंदर दाखिल होते वक्त गुरुजी की दासियों ने उसके माथे पर चंद्र और तिलक लगाया, जिसने उसके चेहरे की खूंखारी और बदनुमाई बढ़ा दी। उसे देखकर यूं महसूस हो रहा था जैसे सदियों पुराने दौर का कोई शाही जल्लाद कब्र से उठकर वापस चला आया हो। वो आश्रम से बाहर निकल रहा था और मैं दबे कदमों उसके ताक़ुब में था। इस असना में मैंने अपना मंसूबा तरतीब दे लिया था और फरार के इम्कानात का जायजा भी ले लिया था। जैसे जैसे वो बाहरी बरामदे के नजदीक होता जा रहा था, खंजर पर मेरी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी और मैं उसके और अपने दरमियान फासला कम करता जा रहा था। जब मेजर भास्कर बरामदे के उस हिस्से पर पहुंचा जहां बिजली सप्लाई करने वाला मेन स्विच बोर्ड था, मैंने फुर्ती से एक गमला उठाया और स्विच बोर्ड पर दे मारा। दूसरे ही लम्हे लाइट ऑफ हो गई। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अचानक पेश आने वाली सूरत हाल से बौखला कर वापस पलटा और मेरी जद में आ गया। उसके खिलाफ मेरे दिल में समाई नफरत सिमट कर मेरे बाजुओं में आ गई। मैंने ट्रेनिंग का बेहतरीन दाव आजमाया और उसे फुर्ती से काट कर फेंक दिया। खंजर उसके दिल में पैवस्त होकर अपना काम मुकम्मल कर चुका था। मैंने उसे बाहर खींचा, ऊपर ओढ़ी चादर में उसे छुपा लिया। मेजर भास्कर मरते हुए जख्मी दरिंदे की तरह डकारता रहा। अभी वहां किसी की आंखें इस काबिल नहीं हुई थीं कि अंधेरे में हमलावर को पहचान सकें। बरामदे में बमुश्किल 5-6 मर्द औरतें मौजूद थे, लेकिन वो भी हमारी तरफ मुतवज्जे होने से रहे। उसके नापाक खून की सिर्फ छींटे मेरी चादर पर गिरी थी। उसके अलावा मेरे कपड़े बिल्कुल महफूज थे। मैं अंदाजे से चंद सेकंड बाद ही आश्रम से बाहर आ चुका था। इस असना में अंदर खलबली मच चुकी थी, क्योंकि भास्कर की चीखो पुकार ने कुछ लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर दिया था। लोग दीवानावार बाहर की तरफ लपक रहे थे और धक्कम पेल में एक दूसरे को पांव के नीचे रोंद रहे थे। जब तक स्वामी दयानंद के चेले मशले रोशन करते, मैं भागने वालों की भीड़ में वहां से काफी दूर निकल गया। अपनी चादर मैंने आश्रम के करीब नदी में फेंक दी थी, जिसका तेज रफ्तार पानी उसे दूर बहा ले गया था। खुद एक मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट लेकर सड़क तक पहुंचा और एक लारी के जरिए लुधियाना आ गया। अभी मैं इस वाक़े से गैर मुतल्लिक ही रहना चाहता था। वो रात मैंने लुधियाना में गुजारी और अगले रोज दोबारा रायकोट पहुंच गया। रास्ते में एक अखबार में मैंने उस दरिंदे की मौत की खबर पढ़ी तो मुझे इत्मीनान हुआ। अखबार में सिर्फ ये लिखा था कि आश्रम में बिजली फेल हो जाने की वजह से कुछ लोग जख्मी हो गए, जबकि एक यात्री मारा गया। स्वामी जी की तरफ से ये बयान जारी हुआ था कि उनके किसी दुश्मन ने ये शरारत की है और उस यात्री की मौत का जिम्मेदार भी
भी उनका कोई दुश्मन ही है जिसे वो अपनी गुप्त शक्ति के जरिए जल्द मंजर आम पर ले आएंगे। इंटेलिजेंस ने बड़ी चालाकी दिखाई थी और मेजर भास्कर को आम शहरी जाहिर किया था, लेकिन ये खबर छुप नहीं सकती थी क्योंकि उसी रात सिक्योरिटी हुक्काम ने जिला भर के स्मगलरों के अड्डों पर छापे मारने शुरू कर दिए थे और सरकर्दा स्मगलरों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी, जो इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि खुफिया पुलिस को यकीन था कि मेजर भास्कर का कत्ल मुल्की या गैर मुल्की साजिशों का नतीजा है। मेरे घर पहुंचने तक ये खबर सारे रायकोट में फैल चुकी थी क्योंकि स्वामी के आश्रम से मुताल्लिक पहले ही बहुत सी पुरस्कार बातें लोगों में कहीं सुनी जाती थी और ऐसी बातों में लोग ज्यादा ही दिलचस्पी जाहिर करते थे। मैंने घर वालों को यही बताया था कि मुझे उस वाक़े का इल्म अखबार के जरिए हुआ है। बाबूजी ने तो खस कम जहां पाक कहकर उस पर सबसे ज्यादा जामे तबसरा कर दिया। मैंने बाबूजी के रिमार्क्स पर हैरानी से पूछा, क्या मतलब, कौन था मकतूल? वो बोले, बहुत बुरा आदमी था बेटा, कसाई था कसाई, उसे ऐसी ही मौत मरना चाहिए था। उन्होंने मुख्तसर सा जवाब दिया और मैं उनके ज़राए मालूमात की दाद दिए बगैर न रह सका। उन्हें शायद रात ही मेजर भास्कर के कत्ल की इत्तला मिल चुकी थी। मैं उनके नक्सलाइट होने की इत्तला के बाद से खासा मोहतात हो गया था। मैंने उनका एतमाद इस हद तक हासिल कर लिया था कि मेरे मुतालिक वो शक में मुब्तला नहीं हो सकते थे, लेकिन इंसानी जहन का क्या भरोसा, किसी भी लम्हे भटक जाए। मैंने उस लम्हे का हल भी अब ढूंढ लिया था, लेकिन अब मुझे वक्त का इंतजार था। मेजर भास्कर की मौत ने भारतीय इंटेलिजेंस को बौखला कर रख दिया। लुधियाना और सरहदी इलाकों में बसने वाला शायद ही कोई मुश्तबा शख्स उनसे बच पाया था। जिस किसी पर भारतीय इंटेलिजेंस को जरा सा भी शक हो जाता कि उस शख्स का कभी माज़ी बईद में भी पाकिस्तानी स्मगलरों से ताल्लुक रहा है, वो उसे खींचकर अमृतसर इंटेरोगेशन सेंटर में ले जाते, जहां पहले ही सैकड़ों की तादाद में मुश्तबा स्मगलर और उसके पेशे से वाबस्ता दूसरे लोग मौजूद होते। नौवारिद पर तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो जाता, लेकिन वो बेचारे कुछ जानते तो बताते, वो तो खुद भोंचंके रह गए थे। यकीनन वो भी दिल ही दिल में अपने मोहसिन का शुक्रगुजार हो रहे होंगे जिसने उन्हें एक घटिया दुश्मन से निजात दिला दी थी। खतरनाक सूरत हाल के पेश नजर भारतीय सिक्योरिटी हुक्काम कुछ ज्यादा ही चौकन्ने हो गए थे और मुश्तबा मकामात पर उन्होंने कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी थी। इन हालात में मुझे कुछ अरसे के लिए अपनी सरगर्मियां मुअत्तल करने और सिर्फ आराम करने का हुक्म मिला। मुनासिब यही था कि मैं फिलहाल पर्दा स्क्रीन से हट जाऊं। मैं लुधियाने चला आया और प्रकाश के साथ रहने लगा। उसने मुझे यही बताया था कि माता जी के हुक्म पर मैंने फिलहाल सैरो सयाहत बंद कर दी है। प्रकाश ने इस बात पर भगवान का शुक्र अदा किया क्योंकि अरसे से उसे मेरी जरूरत लाहक थी और उसकी वजह थी मालिक मकान की वो लड़की जिससे उसका इश्क जोरों पर था। सुदर्शना को पहली नजर देखने के बाद ही इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता था कि वो एक गैर मामूली लड़की है और उमूमन भारतीय नौजवान ऐसी ही लड़कियों की फिक्र में रहा करते हैं, लेकिन प्रकाश में ऐसी क्या गैर मामूली बात थी जो वो खुद उस पर फिदा हो गई, इसका मुझे कभी इल्म न हो सका। पहली मर्तबा जब वो प्रकाश के हमरा मुझसे मिली तो मैंने उसकी आंखों में एहतराम के जज्बात मौजूद देखे जो प्रकाश की ब्रेन वॉशिंग का वाज़ेह सबूत था। जाहिर है उसने मेरा गायबाना तारुफ सुदर्शना से बड़े भरपूर अंदाज में काफी तारीफ और तौसीफ के साथ करवाया था। उसे प्रकाश से मोहब्बत थी, लेकिन इस बात का भी उसे इल्म था कि ये बैल कभी मुंढे नहीं चढ़ेगी क्योंकि उसके वालिद का समाजी रुतबा प्रकाश के घर वालों से काफी बुलंद था। वो खुशहाल खतरी घराने की सुपुत्री थी और लुधियाना में उसके वालिद के दर्जनों मकानात किराए पर चढ़े हुए थे। चंद दिनों की मुलाकात ने ही उसे मेरी गैर मामूली सलाहियतों का मुतरफ बना दिया और जब एक रोज उसने मुझे अपने घरेलू हालात बताए और अपनी तशवीश जाहिर की तो मैंने उसे यकीन दिलाया कि मेरे होते हुए दुनिया की कोई ताकत उन दोनों के मिलाप को नामुमकिन नहीं बना सकती। प्रकाश की बात ही और थी। सुदर्शना को भी मेरी यकीन दहानी पर एतमाद हो गया था जिसका सबूत उसकी आंखों से झलकता था। उसका खूबसूरत चेहरा मेरी यकीन दहानी से खिल उठा। उसने खासे जज्बातीपन का मुजाहरा करते हुए भैया कहकर मेरा हाथ मजबूती से दबाया। इंसान लाख वहशी बन जाए, अपनी बहादुरी पर अपने फहम पर जितना जी चाहे घमंड करता फिरे, लेकिन अपनी फितरत के कमजोर पहलू छुपाए नहीं छुपते। कुदरत के सामने बंदा मजबूर है और कुछ भी नहीं। दस्ते गैब मोम की गुड़िया की तरह बड़े बड़े शहजोरों को जिस तरफ चाहे पकड़ कर घुमा दे। मैंने हिंदू माशरे में खुद को रंगने का ढोंग रचाया था, लेकिन नए नए तजुर्बात मुझ पर होने लगे थे। मैं लाख पहलू बचाता मगर कब तक। फितरत से फरार मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इन मराहिल पर मुझे अपनी ट्रेनिंग में सिखलाए सारे उसूल बेसूद दिखाई दिए। बस मेरा एतकाद था और अपने मिशन पर ईमान जो सहारा दिए रखता था और मेरे कदम मजबूती से उस राह पर जमे हुए थे। पूनम से दूसरे तीसरे रोज मुलाकात हो जाती थी। हमने लुधियाने की तफरीह गाहों के दर्जनों दरख्तों पर अपनी मोहर मोहब्बत सब्त कर दी थी। दरख्तों के गीले तनों में कई दिल तराशे थे और उनमें प्रकाश और पूनम को समोया था।
اپنی محبت کی امانت کتنی مرتبہ قدیم عمارات کی ان بوسیدہ دیواروں کو سونپی تھی جو پہلے ہی کشتگان محبت کے ناموں سے اٹی پڑی تھی۔ شاید اس طرح لاشعوری طور پر اپنی چاہت کو امر روپ دے رہے تھے۔ بظاہر پتھروں کے سنگلاخ سینوں میں اپنی محبت محفوظ کر کے ہم مستقبل میں ٹوٹنے والی اس قیامت سے لاشعوری طور پر مطمئن ہو کر بیٹھے تھے جو اپنے دامن میں بجلیاں سمیٹے ہمارے خرمن پر لپکنے کو بےتاب تھیں۔ جہاں پونم کو یہ وشواس تھا کہ کئی جسموں کے بعد ہماری آتما کا ملاپ ہوا ہے، وہاں مجھے علم تھا کہ ایسے کئی جنم لینے کے بعد بھی پونم مجھ سے کبھی نہیں مل پائے گی، لیکن میں نے اپنے تئیں اپنے آپ کو وقت کے تیز دھارے کو سونپ دیا تھا جو محبت کی طغیانیوں میں مجھے بہائے لیے جا رہا تھا۔ بیاس کے ساحلوں پر بنے ان باغوں میں گھومتے ہوئے جہاں کوئلے سندھیا کے گیت گاتی ہیں، ہم نے اپنی محبت کی شدت کو محسوس کیا تھا۔ کئی جذباتی لمحے گزرے جب اپنی دھڑکنیں ایک دوسرے میں سموئی تھیں۔ وقت، حالات اور مستقبل سے بے نیاز ہو کر ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگ سنگ فضائے بےکراں کی وسعتوں میں اڑے چلے جا رہے تھے۔ اور پھر ایک روز پونم نے پرکاش کو راکھی باندھی تو سدرشنا نے بھی میرے ہاتھ میں راکھی کی زنجیر پہنا کر مجھے بھائی بہن کے مقدس رشتے میں جکڑ کر گویا مجھ پر ایک اور گرہ لگا دی۔ مجھ پر ان سب لوگوں کی محبت کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر نئی گرہ میرے فرار کو ناممکن بناتی جا رہی تھی۔ پونم، پرکاش، موسی، ماتا، بابو جی اور اب سدرشنا، میں کہاں کہاں سے بچ کر نکل سکتا تھا۔ پنٹو اور سالگرام مجھے پونم سونپ کر کتنے مطمئن تھے، اس کا اندازہ کچھ میں ہی لگا سکتا ہوں۔ قریباً 20-25 روز چھٹی منانے کے بعد مجھے ایک مرتبہ پھر میدان عمل میں کودنے کا حکم ملا۔ اس مرتبہ میں گرداسپور جا رہا تھا۔ پرکاش کو حسب سابق میں نے بزنس ٹور کا بہانہ تراشا تھا۔ گرداسپور اور بٹالے کے درمیان دریائے بیاس کے کنارے دشمن نئی مورچہ بندیاں ترتیب دے رہا تھا جہاں انتہائی اہم نوعیت کے خطرناک ہتھیار نصب کیے جا رہے تھے۔ مغربی سرحدوں پر بھارت کا پنجاب میں یہ پہلا دفاعی حصار تھا کیونکہ راوی عبور کرنے کے بعد بیاس تک کا علاقہ میدانی ہے اور کسی بھی تربیت یافتہ فوج کے لیے کھلی شکار گاہ کا کام دے سکتا تھا۔ دشمن کی منصوبہ بندی اچانک عمل میں آئی تھی اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے انتظار کیا جائے، کیونکہ سرحدی اضلاع میں فوجوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی نقل و حرکت کسی بھی لمحے جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ سرد جنگ عروج پر تھی اور ان حالات میں لمحہ لمحہ کی خبر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دشمن کی جنگی حکمت عملی پر کڑی نگاہ رکھنی پڑتی ہے، خاص طور سے وہ شگاف ڈھونڈنے پڑتے ہیں جن کے ذریعے دشمن کے اندر گھسنے کے مواقع میسر آ سکیں۔ مشرقی پنجاب کے دفاع میں دریائے بیاس کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس پل کی تباہی بھارتی دفاع کی دھجیاں بکھیر سکتی تھی۔ دشمن نے دریائے بیاس پر سری ہرگوبند پور کے نزدیک ساحل کے ساتھ ساتھ میلوں تک اینٹی ایئر کرافٹ گنز کا سلسلہ پھیلا دیا تھا۔ ان کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ حملے کے سائرن پر چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو جاتی تھی اور دریائے بیاس کے پل پر ایسا خطرناک چھاتا تن جاتا جس میں سے کسی ماہر ترین ہوا باز کا گزرنا بھی ممکن نہ ہو سکے۔ معاملہ اگر طیارہ شکن توپوں کا ہی ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ ہمارے جالے ہوا بازوں کے لیے بھارتی دفاع کا غرور توڑنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن بھارت نے حال ہی میں روس سے حاصل شدہ آٹومیٹک میزائل سسٹم بھی یہیں کہیں چھپا رکھا تھا جسے فوراً ڈھونڈ نکالنا ضروری تھا۔ گرداسپور سے میں نے 2-3 مرتبہ کپور تھلہ وغیرہ کی طرف بذریعہ بس اور ٹرین سفر کر کے ایک نظر طیارہ شکن توپوں کا جائزہ تو لے لیا تھا، لیکن ابھی تک مجھے وہ میزائل کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ اور آخر ایک دن قریباً شام کا وقت تھا جب میں سری ہرگوبند پور اتر گیا، جہاں یہ چھوٹا سا قصبہ نما شہر ہے۔ وہاں اپنی مذہبی اہمیت کے پیش نظر جو اسے سکھوں کے ایک گرو کی نسبت سے حاصل ہے، یہاں کے مشہور گردوارے میں لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ واحد قابل ذکر مقام یہاں کی غلہ منڈی تھی جہاں نزدیکی دیہات کے لوگ اجناس کی خرید و فروخت کے لیے آتے تھے۔ شام سے رات تک میں اپنے بزنس کے بہانے سارے شہر میں گھومتا رہا، لیکن کوئی خاص کامیابی نہ ملی۔ مختلف مقامات پر لوگ جنگ سے متعلق باتیں تو کر رہے تھے، لیکن ان کی معلومات عام نوعیت کی ہی تھیں۔ انہیں اس حد تک علم تھا کہ دریائے بیاس کے کنارے کنارے پل کے دونوں اطراف میلوں تک بھارتی فوج نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جنگ ہونے والی ہے، یا پھر وہی گھسا پٹا موضوع کہ آج فلاں جگہ سے جاسوس پکڑا گیا ہے جو کھیتوں میں چھپا وائرلیس کر رہا تھا، مگر ابھی تک میزائلوں سے متعلق گفتگو سننے کو نہیں ملی تھی۔ رات کو میں ناکام و ناشاد اس گردوارے میں سونے کے لیے چلا آیا جہاں مجھے ایک دکاندار کی مہربانی سے کمرہ مل گیا تھا۔ بادل نخواستہ مجھے پاٹھ میں شرکت کرنا پڑی۔ میں نے پاٹھ میں بھی شرکت کی۔ رات کو مجھے کافی دیر گئے تک نیند آ گئی۔ میرے ذہن پر ساری رات میزائل سسٹم سوار رہا۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال پیش آ گئی تھی۔ ابھی تک مجھے ان کا کوئی سر پیر نہیں ملا تھا جسے میں اپنی مہم کا نقطۂ آغاز قرار دیتا۔ آدھی رات تک میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اچانک
अचानक उम्मीद की एक किरण चमकी। मैंने सोचा क्यों ना दरियाए ब्यास के किनारे कश्ती रानी से लुत्फानंदोज हुआ जाए। किस्मत आजमाई करने में आखिर हर्ज ही क्या है। मैं मुतमईन होकर सो गया। सुबह गुरुद्वारे से ही कढ़ा प्रसाद खाकर मैं सीधा मकामी मार्केट पहुंचा। यहाँ एक दुकानदार कुछ ज्यादा ही मेहमान नवाज किस्म का मिल गया था। सत श्री अकाल। मैंने दोनों बाप बेटे को देखते ही दांत निकाल कर प्रणाम किया। जवाब में उन्होंने भी फतह बुलाई, मेरा हाल दरियाफ्त किया और रात के क़याम के मुतालिक अपनी तशफ़ी की। मैंने कहा, महाराज जी, यहाँ मेरा काम तो खत्म हो गया है, लेकिन आपके सलूक ने मुझे इतना मुतासिर किया कि आपसे मिलने चला आया, वरना मैं तो वापस लुधियाने जा रहा था। दोनों बाप बेटा इनकिसारी से बोले, धन भाग धन भाग। उन्होंने फौरन चाय मंगवा ली। मैंने उन्हें बताया कि मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ, लेकिन अब अफसोस हो रहा है कि आज से पहले आप जैसे अच्छे लोगों के दर्शन क्यों न हुए। मेरी तारीफ पर वो दोनों फूले नहीं समा रहे थे। बातों ही बातों में मैंने दरिया में कश्ती रानी करने की ख्वाहिश जाहिर की और उन्हें बताया कि ये मेरा बेहतरीन मशगला है। फौरन बेटा, जिसका नाम गुजिंदर सिंह था, तैयार हो गया। मैंने कहा, लेकिन सुना है महाराज जी आजकल उस तरफ फौज नहीं जाने देती। गुजिंदर सिंह ने मुकम्मल सिख बनने का मुजाहरा करते हुए फौज को मोटी सी गाली से नवाजा और अजी सेना की तो। मैंने इनकिसारी से झुकते हुए कहा, बड़ी इच्छा थी महाराज, आपने पूरी कर दी। उसने मेरे हिंदू होने पर चोट की, बोला, लाला जी आप तो बड़े बुज़दिल लोग हो, खामखा डर जाते हो सेना से। थोड़ी देर के बाद ही हम लोग एक बस के जरिए ब्यास के किनारे पहुंच गए। यहाँ तफरीही मकाम होने की वजह से कॉलेजों की कश्तियां बंधी थीं। इसके अलावा प्राइवेट कश्तियां भी मौजूद थीं। एक कश्ती हमने किराए पर हासिल की और एक बूढ़े से मल्लाह को भी अपने साथ ही बिठा लिया। मैंने जानबूझकर जंग के मौजू पर गुफ्तगू शुरू कर दी। 2-3 मिनट तक तो बूढ़ा मल्लाह हमारी गुफ्तगू सुनता रहा। मैं भारतीय सेना की हिमायत कर रहा था और गुजिंदर सिंह से मुखालिफत करवा रहा था, जो अपनी मखसूस सिखों वाली जबान में हर फिक्रे का इख्तिताम किसी गाली से करता था। उसकी बातों से तैश खाकर बूढ़ा मल्लाह भी हमारी गुफ्तगू में शामिल हो गया। गुजिंदर सिंह ने पाकिस्तानी फजाइया के हाथों 65 में अपनी फौज की दुर्गत बनती देखी थी। वो तंजिया अंदाज में उसी का तस्करा कर रहा था जब मल्लाह ने दखल देते हुए कहा, सरदार जी, वो और वक्त था, इस मर्तबा मामला मुख्तलिफ है। गुजिंदर सिंह ने उसे भी चिढ़ाया, बोला, क्या है माशे जी। जवाब में उसने उन हथियारों की तफसील बतानी शुरू कर दी जिनसे लैस भारतीय फौज को उसने ब्यास के किनारे डिप्लॉय होते देखा था। हथियारों की साख्त वो हाथों की मदद से समझा रहा था। मेरे कान खड़े हो गए। फिर जब उसने बड़े बड़े ट्रेलरों पर लदे मुख्तलिफ साजो सामान के मुतालिक बताना शुरू किया और ये भी इत्तला दी कि वो सामान उसने दूसरे किनारे पर वाक़े एक गांव के नजदीक उतरते देखा है, तो मैंने 2-3 फिक्रों से ही ऐसी फजा पैदा कर दी कि गुजिंदर सिंह उस पर बाकायदा जिरह करने लगा। जवाब में मल्लाह ने बताया कि उस गांव में उसकी लड़की फुला के घर ब्याही है, सरपंच भी उसका वाकिफकार है। कुदरत खुद ब खुद मेरे लिए राह हमवार कर रही थी। करीबन 15 मिनट तक गुजिंदर सिंह की बहस के बाद जब मैंने अंदाजा कर लिया कि अब गुजिंदर ढीठपन का मुजाहरा करने लगा है, तो मैंने मल्लाह को किनारे पर उतार दिया और खुद कश्ती चलाने लगा। अब हमने मौजू बदल दिया। मजीद बहस गुजिंदर सिंह के साथ खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती थी। वो बहरहाल सिख था, किसी भी लम्हे उसका दिमाग खराब हो सकता था। 1.5-2 घंटे कश्ती चलाने के बाद हम वापस किनारे पर चले आए। गुजिंदर सिंह को तो मैंने यहाँ से रुखसत कर दिया क्योंकि हमने 2 मुख्तलिफ समतों में सफर करना था। जैसे ही वो दफा हुआ, मैं फौरन उसी मल्लाह की तरफ पलटा। मल्लाह अभी दरिया के किनारे खड़ा था। मैंने गुजिंदर सिंह के रवैये की माफी मांगते हुए कहा, क्षमा करना चाचा जी, और उसके सामने उसकी रिवायती कम अकली का रोना रोया। मल्लाह मेरे इस हैरान कुन रवैये से बहुत मुतासिर नजर आया। मैंने उसे जबरदस्ती बतौर टिप 10 रुपए दिए और साथ ही एक कहानी भी सुना दी। मैंने उसे बताया कि मेरा एक भाई घर से अपने एक दोस्त के साथ 5000 रुपए लेकर भाग गया है। हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। उसका दोस्त जिसने उसे वर्गलाया पंजाबी है। मुझे इत्तला मिली है कि यहाँ गिरदो निवाह के देहातों में ही कहीं इन दिनों वो दोनों यानी मेरा भाई और उसे वर्गला कर भगाने वाला उसका दोस्त मौजूद है। जाहिर है जब तक पैसे मौजूद हैं वो गुलछर्रे उड़ाएंगे। उसके बाद जो मेरे भाई का हशर होगा वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। अगर नजदीकी देहात में मुझे कुछ वाकिफकार मिल जाएं और मेरी मदद हो जाए तो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। साथ ही मैंने ये दरखास्त भी कर दी कि इस मामले को वो लोग अपने तक महदूद रखें। वो बोला, ये तो कोई बात ही नहीं महाराज जी, आप जो जी चाहे इस इलाके में करें, ये तो धंधा मेरा शुगल है। मैं जमींदार हूँ, नजदीकी गांव में मेरी जमीन भी है। उसने अपनी अमारत जताते हुए मुझे कहा। मैंने भी उसे खूब मक्खन लगाया। उससे कहा कि मुझे तो देखते ही विश्वास हो चला था कि मैं उसकी मदद से जरूर अपने भाई को ढूंढ निकालूंगा। उसके साथ ही मैंने उसे दिल्ली आने की दावत भी दे दी और उस वक्त तक बजिद रहा जब तक उससे हाँ ना कहलवा ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے